हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लोगों के लिए यूपीएसआई 2025 उत्तर प्रदेश दरोगा या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम दरोगा का एग्जाम है ना, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। तो उत्तर प्रदेश 2025 में जो दरोगा भर्ती आई उसके लिए 4,543 पोस्ट आई हैं। इसमें एक सीट पक्की करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है आपकी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए 2025 के एग्जाम के लिए मूल विधि किसकी है, तो मूल विधि आप सभी ने मांग किया कि मूल विधि की प्रैक्टिस सेट करा दीजिएगा, जो आप सभी के समक्ष में उत्तर प्रदेश एसआई उप निरीक्षक मूल विधि से संबंधित है। अब इसमें मूल विधि की जो ये पुस्तक है यूथ कंपटीशन या वाईसीटी की, इसमें आपके 51 राउंड एनकाउंटर प्रैक्टिस बुक ये नाम दिया गया है। इसमें 51 प्रैक्टिस सेट दिए गए, कितने 51 प्रैक्टिस सेट दिए गए जो आपकी तैयारी को सफलता के सीढ़ी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगी। आपने सीढ़ियां तो चढ़ ली, अब छत पर रहने के लिए, स्थायी होने के लिए आपको सफल होना पड़ेगा। तो सफल होने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस, मेक प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप निखर कर आने वाले हो। तो मूल विधि जो मैंने 2 लेक्चर लिए हैं उसके अकॉर्डिंग और जो आपने अभी तक पढ़ रखा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को पहले देखें, आंखें कितने गहरे पानी पर हैं और कितने गहरे पर पानी पर नहीं है। आप में से कई लोगों ने मैसेज किया कि 2 दिन से क्लास, मतलब संडे को क्लास नहीं गई थी मेरी। संडे को क्लास ना जाने का कारण कि इधर नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि चल रही है। तो नवरात्रि में जो मेला वगैरह लगता है, तो इधर मेरे मोहल्ले में मेला लगा हुआ था, तो इतना शोरगुल होने के कारण मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, है ना। तो आपको अब रेगुलर, क्योंकि संडे के दिन मैंने प्रैक्टिस सेट कराने का वादा इरादा किया था कि आपको कराएंगे, लेकिन नहीं दे पाया क्योंकि मेला था, तो मैं संडे के दिन कुछ हो ही नहीं पाया। लेकिन आज मंडे, आज आपको ये क्लास रिकॉर्ड करके, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है ना, अभी भी खटर पटर हो ही रहा है, वही सब खंबे लगना ये वो वही सब हो रहा है। तो इस वजह से छोटी सी क्लास आज की होने वाली है और ये प्रैक्टिस सेट की होगी, है ना, मूल विधि का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आपको मैंने 5 प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ 5 पुस्तक निकाली गई प्रैक्टिस सेट की, मैं कहीं पर लिख देती हूँ। देखो यहाँ पर, तो एक है हिंदी की प्रैक्टिस सेट, एक है आपकी सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान प्लस आपके संविधान की प्रैक्टिस सेट, जो मैंने एक वीडियो पर कराया भी है। तो 2 हो गई। एक है आपकी गणित की प्रैक्टिस सेट और एक है आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट और एक है आपका मूल विधि का, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मूल विधि का, सॉरी, मूल विधि का। अब आप देखेंगे कि आपको हिंदी, मूल विधि और सामान्य ज्ञान संविधान, ये 3 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो पूर्णतया मैं यहाँ पर कराऊंगी, मतलब 51 सेट है। तो आप देखेंगे 51 × 3 करोगे तो कितना होता है, तो 3 × 3 = 3 × 5 = 15, 153 सेट। 153 सेट गुणे 40 करना है आपको। तो आप कहेंगे 0, 3 3 4 3 12 की 2 और 4 5 20 और 1 21 और 4 1 4 2 6, मतलब लगभग आपको 6120 क्वेश्चन मैं स्वयं कराने वाली हूँ। यूपीएसआई, यूपीपी, आप कोई भी एग्जाम 2025 का देने जा रहे हैं तो अब कमर कस लीजिएगा। और कई बच्चों के वास्तव में कमेंट आए, आप जा करके, अब किस वीडियो में कमेंट ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन कमेंट ये आ रहे हैं कि मैम आपके इस प्लेटफॉर्म से बहुत अधिक बच्चों को सफलता मिलेगी, भले व्यूज अभी कम आ रहे हैं लेकिन सफल होंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से पढ़ा दिया है, जिस जिस बुक को कहा वो सारी बुकें मैं आपको दे रही हूँ। अभी आप सभी के बीच में घटना चक्र का, मुझे जो आपका घटना चक्र की बुक है उसके माध्यम के अकॉर्डिंग, उसके द्वारा आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी और मूल विधि के जितने भी चीजें हैं वो भी करानी है। हिंदी मैंने स्टार्ट कर दिया है, हिंदी के भी वीडियो आपको 3 वीडियो मिलेंगे, अभी 1 2 3 वीडियो और बनेंगे तो उनको भी मैं पढ़ाऊंगी। ये तो प्रैक्टिस सेट है, जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी कराया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक क्लासों को नहीं देखा है तो जा करके आप सभी लोग
प्लेलिस्ट बनी, वहां से क्लास को उठा उठा करके यूपीएसआई का देख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया था इसी प्लेटफॉर्म से, और ऐसा कोई जीएस का क्वेश्चन नहीं था करंट अफेयर छोड़ करके, क्योंकि मैंने करंट अफेयर पढ़ाई थी लेकिन उस हिसाब का नहीं पढ़ाए थे, ये मैं खुद मानती हूँ। जो मैंने चीजें बाकी पढ़ाई वो सारी मिली। आइए आज का पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पर 51 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो आप सभी लोग इन्हें घर बैठकर अपने बुक भी ले सकते हो घर बैठकर, और इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं आप सभी लोग। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी अपना करते चलना, कि ऐसा ना हो कि आप केवल टुकुर टुकुर देखते रहें। टुकुर टुकुर देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। यह प्रैक्टिस सेट आपका 1 होने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट 1 शुरू करते हैं। एक बार बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सब कुछ ओके है क्या। आप कहोगे ओके ओके तो है, आ जाओ भाई। तो प्रैक्टिस सेट पहला शुरू करने का पूरा भरपूर तरीके से प्रयास करते हैं। देखेंगे कोई कटे पिटे ना चीजें, ये आपको देखना रहेगा। थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा जरा सा, ठीक है। चलो अब इतने में काम चल जाएगा, है ना। इतने में आपको सही से समझ में भी आएगा और दिखेगा भी, और आपका काम भी हो जाएगा। अभी ओके है, चलिए। तो अभी ओके है, तो पहला प्रश्न हम लेते हैं। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो आप कहोगे 1950 में लागू हुआ था। कब? 1950 में। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में लागू हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन कहा गया आपके अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया गया हो। तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 32 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति को आपके अनुतोष पाने का अधिकार होता है। आगे आते हैं। कहा गया एक व्यक्ति में जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो कहां पर? तो आप कहेंगे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, कहीं पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगर पूछ लिया जाए भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में या 1980 के दशक के मध्य में हुई थी। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह भी आपको समझते चलना है। किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा। तो कौन अपनी राय देगा? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक ही राय दे सकता है। और कौन अपनी राय देगा? और तो कोई देने योग्य नहीं होना चाहिए। आगे आते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। तो किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य पर विशेषता की या विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक अपनी राय दे सकता है। आगे देखो, कहा गया निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान पत्र और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य किससे संबंधित होता है। तो आप कहेंगे फिक्सिंग से। किससे? फिक्सिंग से। इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था। तो कौन सा पहला मामला, ये बात पूछी गई। तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य बनाम आपके सुहास कट्टी मामला था, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य बनाम सुहाग कट्टी मामला ऐसा मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था। सूचना तकनीकी की किस धारा में आपके परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध किया गया? तो आप कहेंगे आपके 66 की C धारा में, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66C में आपके परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध किया, जिसके तहत 3 वर्ष तक के कारावास 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो आप कहेंगे धारा नंबर 18 में किया गया। कहां पर? धारा नंबर 18, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 18 के अंतर्गत। आगे देखेंगे, कहा गया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी तो स्थावर संपत्ति में किसी हित के विक्रय के लिए संविदा पर किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यपत्र में अधिसूचित किए जाएं, ये दोनों, ठीक है। आगे आते हैं। कहा गया है
आप कहेंगे केवल बिल पर या उपर्युक्त सभी पर, क्या बोलोगे, उपर्युक्त सभी पर, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की प्रथम सूची के अनुसार ये सारी बातें कही गई हैं। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22 4 में 22 के उप या 22 का सब आर्टिकल 4 में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दी गई है, तो कितनी कर दी गई, तो 2 माह कर दी गई, कितनी, 2 माह तक कर दी गई है, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। 3 माह से घटाकर कितनी कर दी गई, तो आप कहेंगे 2 माह कर दी गई है। ओके है, यहां तक की सारी चीजें डन है। अब बताएंगे सब कुछ ओके दिख रहा है क्या, चलो ओके ओके ओके, ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ है, तो कब पारित हुआ है, तो आप कहेंगे 31वें में, ठीक है। तो आप कहोगे 31वें वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 भारतीय गणराज्य के 1980 में, कब, 1980 में, ठीक। आगे देखो, आगे कहा गया लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार होता है, तो किस पर होता है, तो सदैव अभियुक्त पर होता है, अभियुक्त पर होता है, ठीक है, ठीक है, याद रखोगे क्या, लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन के मामले में अवधारणा को खंडित करने का भार सदैव अभियुक्त पर होता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब लाया गया, तो आप कहेंगे 1988 में, कब, 1988 में। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक या सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितने वर्ष की होनी चाहिए, तो 80 वर्ष की होनी चाहिए, कितनी, 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, कितनी, 80 वर्ष से ऊपर। वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 15 का, तो आप कहेंगे 1961 में पारित किया गया था, कब, 1961 में, ठीक है। तो 1961 में पारित किया गया यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ, कब से, 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। आगे यदि कोई सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट नहीं है, तो वह क्या कर सकता है, तो वह आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर पहली अपील दर्ज की जा सकती है, सही है, 60 दिन के भीतर नहीं, तो पहला ऑप्शन इज राइट आंसर, तो आप कहेंगे सी आंसर इज राइट आंसर। लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा, तो किसको, तो आप कहेंगे निशुल्क और ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार हुआ है, तो 2005 का विस्तार कहां तक, तो आप कहेंगे संपूर्ण भारत पर, कहां पर, संपूर्ण भारत पर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा विहित फीस के कागज संदेह पर निर्धारित समय के भीतर लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा और निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जाती है। आगे आते हैं। कहा गया क्या पशु वध को मानव अधिकारों या मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है, तो आप कहोगे नहीं माना गया, क्या नहीं माना गया। पशु से प्रेरित है, अभिप्रेत है कि वह जीवित प्राणी जो मनुष्य से भिन्न है। पशुवध को सामान्य तौर पर मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाता, हालांकि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1966 पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाने के निर्माणाधीन बनाया गया, तो कब आया था, 1966 में, ठीक है, ये भी याद रखना। कहा गया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है, तो किसके तहत, तो आर्टिकल नंबर आपका धारा नंबर 37 के तहत, किसके, धारा नंबर 37 के तहत। कहा गया कार्य सूची कामकाज सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी, तो आप कहेंगे कम से कम 2 दिन पूर्व, कितने दिन, 2 दिन पूर्व, ठीक है, याद रखना है आपको। कहा गया है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आता है, लेकिन लागू ये 1994 से होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। ओके,
कार्यकारी का कहा गया कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक में से कम 2 दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993-94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है, ये पूछा गया। तो आप कहेंगे कौन सा क्रमांक होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर तो क्रमांक नंबर 10 है। कौन सा है? 10 है। अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है, तो अपराध के आगम को तो आप कहेंगे धारा नंबर 111 के सी में। कहां पर? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 111 के सी में अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है। कहा गया केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? पूछ लिया जाए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो आप कहेंगे 1972 में आता है। इसके तहत की धारा 38B के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य सचिव से भिन्न प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार से संबंधित। कितने? तो 3 वर्ष। याद रखना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो आप कहेंगे 9 सितंबर 1972 को। ये भी याद रखना है, डेट याद रखनी है। प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक हितवाद आपके सुनिश्चित करने का अधिकार है? बताइए। तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 32 के तहत। किसके? आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत लोक हितवाद आपके सुनिश्चित करने का अधिकार है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो आप कहोगे 11 नवंबर 1986 को आता है। कहा गया आपके आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देशित करते हैं? आदेशात्मक चिन्ह वाहन चालक को निर्देशित करते हैं। आदेशात्मक चिन्ह वाहन चालक को निर्देश देते हैं। आदेशात्मक चिन्ह आकृति गोलाकृत होती है। आकृति पूछ लिया कैसी गोलाकृत होती है। कहा गया मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्राय स्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है। तो किस पर? आर्टिकल कहेंगे धारा नंबर 100 के द्वारा। किसके? धारा नंबर 100। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 100 के अनुसार राज्य पत्र में किसी स्कीम के संबंध में प्राय स्थापना या प्रस्ताव के प्रकाशन पर तथा उस क्षेत्र या मार्ग में जिससे ऐसी स्कीम चलाने की प्राय स्थापना या प्रस्ताव परिचालित या प्रादेशिक भाषा के कम से कम एक समाचार पत्र प्रकाशन पर कोई भी व्यक्ति राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर उसके बारे में आपत्तियां राज्य सरकार के समक्ष फाइल कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 लागू होता है कब? तो 7 जनवरी 2015 से लागू होता है। कब से? 7 जनवरी 2015 से। कहा गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया। संशोधित अधिनियम लागू हुआ, तो संशोधित अधिनियम कब लागू हुआ? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर क्या देंगे? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ। आगे देखेंगे। कहा गया किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार कहां तक है? तो आप कहोगे संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत जम्मू कश्मीर के सिवाय, संपूर्ण भारत नागालैंड के सिवाय, संपूर्ण भारत, या उपयुक्त सभी गलत है। क्या बोलोगे? उपयुक्त सभी गलत है। ठीक है, क्या बोलोगे? उपयुक्त सभी गलत होंगे क्या? अरे नहीं भाई, संपूर्ण भारत पर होगा ना। क्या कहोगे? संपूर्ण भारत पर होगा। ठीक है, गलती मत करना कि नहीं यहाँ नहीं होगा वहां नहीं होगा, तो कहां पर होगा? संपूर्ण भारत पर। तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब आता है? 2015 में, और ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 33। कहा गया घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो 2006 में। कब हुआ? 2006 में। 2005 में यह अधिनियम पारित किया गया था और 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। कब से? 26 अक्टूबर 2006 से। गलत युग में सुनिए। कहा गया धारा 353 निर्णय, धारा 438 अग्रिम जमानत, धारा 482 अंतर्निहित शक्ति, धारा 406 मामलों एवं अपीलों को कहा गया अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर क्या होगा? कौन सा गलत है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप अब पूछा जा सकता है धारा 406 में क्या है? तो मामला एवं अपीलों को अतिरिक्त करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की शक्ति, उच्च न्यायालय की नहीं, उच्चतम न्यायालय की। कहा गया बंद पत्र की शर्तें
उसमें विहित रकम का गया दुर्भर नहीं होगी। या उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है? तो किस धारा में? तो आप कहेंगे धारा नंबर 111 में विहित है। कहां पर? धारा नंबर 111 में विहित है। ठीक है, याद रखो। कहा गया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के अनुसार जब भी मजिस्ट्रेट को या आवश्यक प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाए कि इस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तो वह उस आशय का एक लिखित आदेश देगा। ठीक है, याद रखना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 प्रवृत्त हुई थी। कब बताएंगे? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1974 से। कब? 1 अप्रैल 1974 से। कहा गया हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद कौन सा था? हत्या और मानव, तो आप कहेंगे रेग बनाम गोविंदा था। क्या था? रेग बनाम गोविंदा था। ठीक है, तो रेग बनाम गोविंदा मामले में हत्या और मानव वध में अंतर स्पष्ट किया गया। वारिंद कुमार घोष बनाम आपके एम्पेयर का वाद सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य से संबंधित होता है। कहा गया पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। का पागलपन के प्रभाव से, तो क्या कहोगे आप? तो कहेंगे आपको मैंने पढ़ा रखा है, का किसी हत्या का दोषी नहीं, किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी होगा, वो भी मार सकता है, लेकिन का कोई हत्या का दोषी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 39। निम्नलिखित वादों में कौन से सामान्य आशय से संबंधित है? अब बताना है आपको। कहा गया महबूब शाह बनाम आपके एम्परर, वारिंद कुमार घोष बनाम बनाम एम्परर। कहा गया डीपीपी बनाम आपके बियड, या श्रीकांतिया बनाम बंबई राज्य। अब इससे संबंधित आप कहेंगे पहला, दूसरा और चौथा तो सही है, लेकिन तीसरा यहां पर मेल नहीं खाता है। आगे आते हैं। कहा गया भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई। प्रवृत्त का मतलब लागू हुई, तो 1 जनवरी 1862 से ये लागू हुई थी। कब से? 1 जनवरी 1862 से ये लागू हुई। ये बात याद रखोगे क्या? ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे क्या? बोले भाई। आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर, या आपका कह सकते हैं कि सेकंड प्रैक्टिस सेट सेकंड में आते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट सेकंड आपको 2 कराएंगे और 2 के बाद छुट्टी देंगे। तो 2 प्रैक्टिस सेट करने के बाद आप अपना स्कोर बताइएगा। और ये भी बताना है, क्योंकि मैंने कहा था कि टाइम टेबल लेकर आएंगे, लेकिन इतना ज्यादा शोरगुल था कि कुछ भी नहीं कर पाए हम ना। तो यूपीएसआई और यूपीपी 2025 के लिए ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अब चलते हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ, और एक एक करके इनको भी करते हैं। और फिर आपको इसी क्लास में या एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें मैं टाइम टेबल और कितने घंटे आपको पढ़ना है जिससे सफलता मिल सके, किन किन बुकों का आपको प्रयोग करना है, क्या कितना समय आप दे दें जिससे आप वास्तव में एक सीट 4543 में ले लें। क्योंकि 16 लाख फॉर्म पड़ा, एक सीट के लिए लगभग 400 कैंडिडेट हैं। मतलब एक सीट में 400 दावेदार होंगे। सोचिएगा जरा, कंपटीशन हाई नहीं, एकदम हाई वोल्टेज वाला हाई होने वाला है। तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े आप सफल नहीं हो सकते, कुछ भी आप कर लो। आइए तो पहले चलते हैं हम लोग इसके बारे में, इस वाले सेशन पर बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आता है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, और दूसरे में शुरू करते हैं हम लोग आपकी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ओके है, डन है, चलिएगा। तो कहा गया जमींदार देन है। जमींदारी देन है, तो किसकी? तो अंग्रेजों की देन है। किसकी है? अंग्रेजों की देन है। ठीक है, आ जाओ। अधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे आपके अनुपचार पर आधारित है। ठीक है, जहां अधिकार है वहां उपचार है, अर्थात अधिकार का अस्तित्व उपचार पर आधारित है। किस पर? अरे सॉरी, अनुपचार, उपचार पर आधारित। किस पर? उपचार पर आधारित है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, गलतियां छोटी मोटी सबसे होती रहती है। आगे आते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार या राइट टू आपके, कहा गया लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करता है। तो आप कहेंगे ओल्गा टेलिस बना बॉम्बे नगर निगम। ठीक है, याद रखना है,
वर्ष 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम नामक क्या हुई, नामक जनहित याचिका जीवन के अधिकार, जिसे फुटपाथ पर रहने वाले का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने आजीविका आधारित जीविकोपार्जन के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंग माना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अब कहा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो अब यहाँ पर आपके कहा गया ट्रोजन्स किससे संबंधित है, ट्रोजन्स। तो आप कहोगे आपका अपराधिकृत प्रोग्राम को प्राधिकृत प्रोग्राम की जगह जारी करने को कहा जाता है। सलामी आक्रमण तो वित्तीय प्रयोजनों से, किससे, वित्तीय प्रयोजनों के लिए हेराफेरी से संबंध रखता है, किससे, वित्तीय प्रयोजनों। कहा गया डेटा आपके डिगलिंग, तो आप कहेंगे अवैध और अनाधिकृत डेटा से संबंधित होगा। वेब जैकिंग, तो वेब जैकिंग किससे संबंधित, तो यही बच रहा है, तो बलपूर्वक किसी वेबसाइट को कब्जे में लेना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1 2 3 4 याद कर लो इसको। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। तो आप कहेंगे वितरित इंकार या आपके ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है, इसी को आपके डिस्ट्रीब्यूटेड आपके डिनायल कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 2 थी। कितनी थी, 2 थी, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में 2 अनुसूचियों की बात कही गई थी। आगे आता है क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। कौन सा आता है, 7। जरा बताने का प्रयास करना। सूचना तकनीक अधिनियम की धारा 66 सी के अधीन अपराध कारित करने पर कितने रुपए तक जुर्माना दिया जा सकता है, 1 लाख रुपए तक। कितने लाख तक, तो आप कहोगे 1 लाख रुपए तक तो जुर्माना दिया जा सकता है, ठीक है। कहा गया विदेशी प्रमाणकर्ता अपराधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध किया गया किस धारा के अंतर्गत, तो आप कहेंगे धारा नंबर 19 के अंतर्गत, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 19(1) में विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को मान्यता प्रदान करना, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, सुकर बनाना। कहा गया सूचना और सूचना के आपके भंडारण के कागज आधारित तरीकों के अनुकल्पों के रूप उपयोग को विधि मान्यता प्रदान करना। तो आप कहोगे उपयुक्त सभी सही हैं। क्या, उपयुक्त सभी। अब आता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन कर निवारक विधियों के क्षेत्र को सीमित किया गया है। तो आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो 1978 में आता है। कब आता है, 1978 में, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया है, अवधि को घटाकर 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कब बना, पूछा गया कब बना, तो आप कहेंगे 27 दिसंबर 1980 को बना। कब, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 27 दिसंबर 1980 को बना। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। यह भारतीय सुरक्षा से संबंधित अधिनियम है। इसमें कुल 18 धाराएं, कितनी धाराएं, 18 धाराएं। जहां किसी भी कारणवश शंका पैदा हो जाए कि अभियोजन के लिए अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्रीय राज्य या किसी अन्य प्राधिकारी में से किसके द्वारा ली जानी चाहिए, वहां ऐसे मंजूरी दी जाएगी। किसके लिए, तो आप कहोगे कि उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना अविकथित है। आगे आते हैं। कहा गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई, तो आप कहेंगे 9 सितंबर 1988 को प्राप्त हुई। कब, 1988 को। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहा गया ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम
स्थानांतरित की जाती और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह सौदा क्या कहलाता है, बताएंगे भाई। तो आप कहेंगे बेनामी लेन देन। क्या कहा जाता है? बेनामी लेन देन। वर्तमान आयकर अधिनियम लागू हुआ था, तो वर्तमान आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में। कहा गया सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपील प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? तो आप कहेंगे 30 दिन के भीतर। कितने? 30 दिन के अंदर। ठीक है। कहा गया अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप मानित अस्वीकृति कहा जाता है। वैसे तो अगर आप सूचना मांगते हो तो 30 दिन के अंदर सूचना आ जाती है। जैसे मैंने यूपीपीसीएस मेंस की कापियों के लिए सूचना मांगी है ना, कि मेरे नंबर इतने कम क्यों है, ये है वो है, तो मुझे फिर बुलाया गया, मेरी कॉपी दिखाई गई, मेरे अंक दिखाए गया ना, तो वहां पर आपको 30 दिन के अंदर आपके पास लेटर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसमें सुनिश्चित करके बताया जाएगा किस तारीख को, फला तारीख को, फला बजे के बीच, फला बजे के बीच से फला बजे के बीच तक ही समय, आपको एक टाइम पर्टिकुलर वो बताएंगे कि 11 से 1 के बीच में, इससे पहले ना जाना है ना इसके बाद, इतने के बीच में आप 11 से 1 बजे 2 घंटे आप अपनी कॉपी चेक कर सकते हो, या आधे घंटे। वैसे तो 45 मिनट का मैक्सिमम, मिनिमम समय 30 मिनट और 45 मिनट का ऐसे कुछ समय दिया जाता है ना, तो उतने में आप देख सकते हो जो देखना है। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी है? तो आप कहेंगे बिहार में, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। जब संपूर्ण भारत पर प्रभावी है तो फिर कहीं पर भी सुनो। कहा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इसके अंतिम होने के कितने समय से पूर्व मुद्रित की जाएगी? तो अब आप बताओगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 माह। कितने माह? 1 माह के लिए। ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की, इसमें अंतिम होने के लिए 1 माह से पूर्व मुद्रित की जाएगी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आप कहेंगे धारा 38 में। किसमें? धारा 38 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1993। लिखाइए कर। तब तो आप बोलोगे 1993। थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले से, एक आध क्वेश्चन में कट भी गया होगा। ठीक है, इतना ओके है। आगे आते हैं, आगे देखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कहा गया परिवाद भेजने के माध्यम के संबंध में क्या सही है? क्वेश्चन नंबर, तो आप कहेंगे फैक्स के माध्यम से। किसके? फैक्स के माध्यम से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब बना? तो कब बना आपसे पूछा गया, तो आप कहेंगे 28 सितंबर 1993 को बना। कहा गया मध्य व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार दंडनीय कृत्य है, तो औचार दंडनीय कृत्य है, तो आप कहेंगे धारा 355 में। तो आप कहेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 355 के तहत मध्य व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में आपके औचार दंडनीय, भारतीय न्याय संहिता मैंने पढ़ा रखी है और ये धाराएं भी पढ़ा रखी है। चिड़ियाघर, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य हैं। किसके कार्य हैं? तो आप कहेंगे चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करना, चिड़ियाघर को मान्यता की समाप्त करना। आ जाओ भाई, आगे आते हैं। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आप कहेंगे उपयुक्त सभी होने वाले हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, आ जाओ भाई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1993 प्रवृत्त हुआ कब? 1993। तो आप कहेंगे 4 अगस्त 1992 से। कब प्रवृत्त हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 93 4 अगस्त 1992 को प्रवृत्त हुआ था। कहा गया ध्वनि प्रदूषण की सीमा एक मानदंड का निर्धारण निम्नलिखित में से किस वाद में किया गया है? तो आप कहेंगे इन री ध्वनि प्रदूषण में किया गया है। कब? इन री ध्वनि प्रदूषण वाद में किया गया था। ठीक है, याद रखोगे, याद रखने योग्य चीजें याद रखें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब बना? तो 23 मई 1986 को बना था। कब? 23 मई 1986 को बना और संपूर्ण भारत पर विस्तार है इसका। कहा गया आदेशात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती? गोलाकृति। अभी पिछले सेट में ही मैंने कराया है, तो कैसी होगी? गोलाकृति होगी। ठीक है, याद रखोगे, आप कहोगे बिल्कुल। योजनाओं का आपका रद्दीकरण और उपांतरण का उपबद्ध मोटर यान
अधिनियम की किस धारा में किया जाता है? तो आप कहेंगे धारा 102 के तहत। तो मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 102 के अनुसार यदि राज्य सरकार किसी भी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह प्रस्तावित उपरांत जैसे बाबत राज्य परिवहन उपक्रम को और किसी अन्य व्यक्ति को जिसका राज्य सरकार की राय में प्रस्तावित आपके उपांतरण को प्रभावित होना आपके संभव है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात किसी अनुमोदित स्कीम को उपांतरित कर सकेगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 प्रवर्तित या आपके प्रवर्तित हुआ कब हुआ? तो आप कहेंगे 1 जुलाई 1989 से। 1 जुलाई 1989 से। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार हुआ कहां तक? तो आप कहेंगे संपूर्ण भारत पर। कहां पर? संपूर्ण। धारा 1 की उपधारा 2 के अनुसार ये संपूर्ण भारत पर है, ठीक है। किशोर न्याय या बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब लागू होता है? तो आप कहोगे ये आपका 15 जनवरी 2016 को लागू होता है। कब? 15 जनवरी 2016। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है, तो कहां पर है? तो आप कहोगे संपूर्ण भारत पर है। कहां पर है? संपूर्ण भारत पर है। कहा गया प्रतिकर भुगतान संबंधित है किससे? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 से संबंधित। किससे? 357 के तहत दंडादेश देने वाला न्यायालय प्रतिकर भुगतान का आदेश दे सकता है। आगे आता है। कहा गया पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा कौन सी? पढ़ा रखा है, अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो आप कहेंगे धारा 125 के तहत कर सकता है। किसके? धारा 125 के तहत। कहा गया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो 1 जनवरी 1974 को। कब मिली? 1 जनवरी 1974। 25/1/1974। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 37। तो आप कहेंगे हत्या से संबंधित। किससे? हत्या से संबंधित है, ठीक है। आगे आते हैं 38। कहा गया पागलपन के प्रभाव में बा के प्राण लेने का प्रयास करता है, तो क्या कहोगे आप? ये प्रश्न आने ही आना होता है। तो बा को आत्मरक्षा का अधिकार यद्यपि आप पागल है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 98 के तहत का में यह कहा गया है कि पागलपन के प्रभाव में बा को मारने का प्रयत्न करता है तो किसी अपराध का दोषी नहीं, किंतु बा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार होगा जो के स्वस्थित होने की दशा में रखता है। महबूब शाह का वाद आधारित है किस पर? तो आप कहोगे सामान्य आशय से, ठीक है। सामान्य आशय से संबंधित वाद महबूब शाह बनाम आपके एम्परर, वारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर और श्री कांतिया बनाम बंबई राज्य डीपीपी बनाम आपके बियडवाद से संबंधित है। आगे आता है 40वां क्वेश्चन, ठीक है। कहा गया भारतीय दंड संहिता 1860 को कब अधिनियमित किया गया था? आप में से कितने लोग बताएंगे? तो आप कहेंगे 6 अक्टूबर 1860 को अधिनियमित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि आपको 2 प्रैक्टिस सेट, देखो आपको अगर समय बचाना है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके इस समय बड़ा ही बहुमूल्य होता है ना, सभी लोग जानते हैं, और इस समय तो और ही बहुमूल्य होना चाहिए क्योंकि एक सीट के लिए लगभग 400 कैंडिडेट्स है ना आपकी फाइट कर रहे हैं। 400 कैंडिडेट, कितने? 400 कैंडिडेट। तो 400 कैंडिडेटों में लगभग एक सीट मिलने वाली है, तो प्रैक्टिस सेट करें। आपको 40 मिनट में 80 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लगभग 80 क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस सेट से ही काम होगा। आपने पढ़ लिया, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस सेट करनी भी अनिवार्य है। आगे आप कमेंट करके बताओगे कि प्रैक्टिस सेट ये कंटिन्यू कराई जाए बीच बीच में कि नहीं। जैसा आप कमेंट करेंगे वैसा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी गई है। और आप सभी लोग फटाफट क्लासों को लेते रहें, अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाते रहें और हर रोज कुछ नया सीख